एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी होगी, क्योंकि हम जो है क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस का पहला चैप्टर पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति कवर कर चुके हैं। उसके अलावा हमने रिवीजन भी कर लिया है। ठीक है, अब रिवीजन करने के बाद बारी आती है क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, इसलिए अपना दिल खोलकर बैठिए, दिमाग खोलकर बैठिए, अपनी आंखें कान सब कुछ खोलकर बैठिए और सबसे बढ़कर आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल के बैठिए। ठीक है, और उसमें से क्वेश्चन आंसर पढ़िए जल्दी से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप जल्दी से पढ़िए लोग। ठीक है, हम करने वाले हैं पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहां देने वाली हूं, तो जल्दी से पढ़िए। देखिए, ये है आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला क्वेश्चन। इस पाठ्य पुस्तक ये जो है ना प्रश्न क्रियाकलाप और परियोजना है। ठीक है, मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ क्योंकि वहां तो मैंने जो है पूरे आंसर्स लिख रखे हैं। ठीक है, तो आपके पास तो किताब होगी ना, तो खोल लो ना, इतनी क्या आलस है, जल्दी से खोलो किताब, जल्दी से खोलो। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ो। इस पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 10 और अध्याय 5 में चित्र 5.2 के संदर्भ में 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर का पैमाना लेते हुए नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी की गणना कीजिए। मतलब आप ये देखिए एनसीईआरटी की हरकत। पढ़ाया तो हमको क्या है, पहला चैप्टर है और हमको क्वेश्चन आंसर कहाँ से करने को दिया है? फिफ्थ कौन सा चैप्टर है? अध्याय नंबर 5। हाँ, मतलब अध्याय नंबर 5 का चित्र 5.2। वाह भाई, अब हम जाएं पहले अध्याय नंबर 2 के चित्र 5.2 पर। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा भाई आपका डायग्राम। अब यहाँ पर आप देखिए एक बार, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो नर्मदा नदी और गंगा नदी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मुहाना क्या होता है। ठीक है, मुहाने का मतलब क्या होता है भाई, जहां पर नदी जो है, अब जैसे ये नदी है तो नदी जहां समुद्र में जाकर के मिलती है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये है हमारा समुद्र। ठीक है, ये है हमारा यहाँ पे अरब सागर। ठीक है, ये कौन सा सागर है? अरब सागर। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है वो यहाँ से अरब सागर में आकर के मिल रही है। तो ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये है नर्मदा नदी का मुहाना। ठीक है, अब हमें लंबाई कहाँ से कहाँ तक लेनी है? ये है हमारी नर्मदा नदी से गंगा नदी तक की लंबाई। ठीक है, तो ये जो लंबाई हमारी है ये है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ मैंने कर दिया है, आपको बस याद रखना है। मैंने आपको ऐसे जस्ट ऐसे नहीं कि बस मैडम पढ़ा रही है, भाई समझना भी तो है ना अच्छे से, तो मैंने इसलिए आपको डायग्राम निकाल करके बता दिया है कि ये हमारी नर्मदा नदी है और यहाँ पर गंगा नदी तक की जो लंबाई है वो लगभग आती है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्या करना है मैं आपको बताती हूँ कि गंगा नदी के मुहाने नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी तक की जो दूरी है वो है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब आपसे जो एनसीईआरटी ने बोला है, ये बोला है कि आपको पैमाना लेना है और आपको पैमाना ध्यान रखना है। आपको पैमाना कितना लेना है? 2.5 इज इक्वल्स टू 500 किलोमीटर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आप पृथ्वी पर कितनी भी लंबी जो दूरी है उसे एक स्केल की सहायता से हम कागज पर लिख सकते हैं। अब जो मेरा कागज है ना, उस पर मैं 500 किलोमीटर की दूरी को 2.5 सेंटीमीटर से नापूंगी। ठीक है, अब 2.5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पर है 7.5 सेंटीमीटर, मैंने पैमाना लिया है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर 500 किलोमीटर, ये मुझे एनसीईआरटी ने बोला है। अब जब मैं 7.5 का अगर खींचूंगी ना लाइन, तो देखिए 2.5 2.5 और 2.5, मतलब कि 2.5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 7.5 आएगा। मतलब आप 2.5 2.5 और 2.5। ठीक है, ये है हमारा पूरा टोटल 7.5। ठीक है, अब आप देखिए 2.5 के लिए कितना है? 500 किलोमीटर। ठीक है, फिर इस 2.5 के लिए कितना हो जाएगा? 500 किलोमीटर, और इस 2.5 के लिए कितना हो जाएगा? 500 किलोमीटर। तो हम इन सबको जब जोड़ देंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 1500 किलोमीटर। ये 1500 किलोमीटर किसके लिए आया है? 7.5 सेंटीमीटर के लिए आया है। बात आ गई समझ में? भाई 2.5 सेंटीमीटर के लिए 500 किलोमीटर का पैमाना मैंने लिया है, तो 7.5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1500 किलोमीटर। यही जो है इसमें लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिए आंसर। देखिए उत्तर क्या है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, पाठ्य पुस्तक के निर्देश के अनुसार यदि हम मानचित्र पर माप को एक सरल संख्या में लें तो नर्मदा के मुहाने से गंगा के मुहाने तक की दूरी जो है वो लगभग आती है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्थात 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 किलोमीटर के स्केल के अनुसार 7.5 सेंटीमीटर की वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी? 1500 किलोमीटर होगी। इस तरीके से जो है आपको अपना आंसर लिखना है। बात आ गई यहाँ तक समझ में? दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए, जब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया है कि नहीं समझाया है कि लंदन में 12 बज रहे, तो हमारे यहाँ कितना बजेगा भाई? ठीक है, हमारे यहाँ कितना बजेगा? हमारे यहाँ बज रहे होंगे शाम के 5:30 बजे। वही क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है कि क्यों, बताइए, जनता जवाब चाहती है कि ऐसा क्यों होता है।
तो हमारे बच्चे बोलेंगे फिर क्लास 6 के अभी बताते हैं आपको, क्योंकि मैम ने बहुत अच्छे से समझाया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं तो उसी समय भारत में 5:30 क्यों बज रहे होते हैं। देखिए, लंदन जो है वो ग्रीनिच यामोत्तर पर स्थित है, मतलब कि 0 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, और भारत का मानक समय जो है वो ग्रीनिच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, इसका रीजन क्या है आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि भारत जो है ये है 0 डिग्री से कितना आगे है, कहाँ पर स्थित है, जल्दी से भारत की स्थिति बताइए। 0 डिग्री से कहाँ पर स्थित है, 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। ठीक है, पूर्व में स्थित है। ये लाइन आपको इस आंसर में ऐड करनी है। ठीक है, इसमें आप ऐड कर लोगे कि भाई क्या है कि लंदन जो है वो ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है और भारत का मानक जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, क्योंकि भारत जो है वो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। बात आ गई समझ में, ये लाइन आप ऐड कर लेना इसमें। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, इसलिए पूर्व में स्थित स्थानों पर जो टाइम है वो ज्यादा होता है। अब पृथ्वी जो है वो किधर से किधर घूम रही है, मैंने आपको बताया था पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, तो पूर्व की तरफ जो है वो टाइम आगे चलता है। ठीक है, तो भारत तो यही आ गया भाई 82.5 डिग्री पर, जबकि लंदन यहाँ है, तो कौन सा ज्यादा पूर्व में, भारत ज्यादा पूर्व में, तो भारत में बज रहे हैं 5:30, जबकि लंदन में अभी 12 ही बजे हैं। बात आ गई समझ में। ठीक है भाई, तीसरा क्वेश्चन, हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है। ये तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, मानचित्र पर वास्तविक भवनों, सड़कों या नदियों को उनके असली आकार में दिखाना संभव नहीं होता है, क्योंकि स्थान जो होता है सीमित होता है। अब ये तो नहीं है ना कि हम एक पेपर लिए और उस पर एज इट इज मकान बना दिए जैसा वो मकान है पूरा। ठीक है, तो मानचित्र पे हम सब चीज को ऐसे नहीं दर्शा सकते, तो इसलिए हमको क्या होता है कि हम प्रतीक चिन्ह लेते हैं। प्रतीक चिन्ह और रंगों के उपयोग से कम स्थान पर अधिक जानकारी देने के लिए हम क्या करते हैं, रंगों का और प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है कि भाई कम स्थान, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कम स्थान पर अधिक सटीक जानकारी देने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपके घर या विद्यालय की 8 दिशाओं में क्या क्या स्थित है। 8 दिशा, 8 दिशा कौन कौन सी होती है, अरे भाई बताइए, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताई है। देखिए, एक तो होती है उत्तर दिशा, ठीक है, एक होती है आपकी दक्षिण दिशा, एक होती है पश्चिम और एक होती है पूरब। ये तो सभी जानते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। लेकिन इनके बीच वाली भी तो होती है ना, उत्तर और पूरब के बीच में क्या आ जाएगा, उत्तर पूरब दिशा आएगा। ठीक है, और दक्षिण और पूरब के बीच में क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब आ जाएगा। फिर इधर दक्षिण और पश्चिम में क्या आ जाएगा, पश्चिम दक्षिण आ जाएगा। और इधर कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, मतलब कि उत्तर पश्चिम आ जाएगा। तो ये जो 8 दिशा है ना, अब ये काम किसका है भाई, ये काम है आपका। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि इन 8 दिशाओं में आपके घर से या फिर विद्यालय से क्या क्या स्थित है। बताओगे या नहीं बताओगे, जल्दी से। ठीक है, बता दोगे ना। अगर आप आलसी हुए तो आप नहीं बताओगे, क्योंकि आप सोचोगे यार 8 दिशाओं का कौन कौन बताए। चलो आप तो मेरे को ना कमेंट में उत्तर और दक्षिण का बता देना कि आपके घर से उत्तर दिशा में क्या है और दक्षिण दिशा में क्या है। ठीक है, बाकी का काम कोई ना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, यह एक व्यवहारिक प्रश्न है, आप अपने विद्यालय को केंद्र माने और जो भी 4 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब आप ये सोचिए कि मेरा विद्यालय अगर यहाँ है, फिर आप अपने विद्यालय को सेंटर में रख के सोचेंगे कि विद्यालय के उत्तर में क्या स्थित है, विद्यालय की पूर्व दिशा में क्या स्थित है, और विद्यालय के दक्षिण में क्या स्थित है, और विद्यालय के पश्चिम में क्या स्थित है। आपको विद्यालय को रखना है सेंटर में। ठीक है, फिर आपका जो है वो काम हो जाएगा। बात आ गई। तो ये तो 4 दिशा हो गई। इसके अलावा जो मध्यवर्ती दिशाएं होती हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ठीक है, उसमें स्थित मुख्य स्थानों और बाजार, ठीक है, या फिर अस्पताल या किसी पार्क का नाम आप लिख सकते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है भाई, आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, किसी को क्या ही पता चल रहा है। अगर आप मुझे कमेंट में बताते भी हो कि मैं, मेरे घर से उत्तर दिशा में अस्पताल है, तो भाई मेरे को क्या पता अस्पताल है, होगा, मैं तो यही मानूंगी ना होगा। तो आप कुछ भी लिख दो, बात ये है। लेकिन फिर भी ये है कि भाई जब समझाया है और जब कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, अपने जो स्कूल है उसको सेंटर में रखो और थोड़ा सा दिमाग बढ़ाओ। इससे क्या होगा कि आपकी जो है माइंड की प्रैक्टिस होगी थोड़ा सा। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है, स्थानीय समय और मानक समय के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए स्थानीय समय क्या होता है, यह किसी स्थान विशेष के देशांतर पर आधारित होता है, मतलब कि कोई स्थान विशेष है। ठीक है, कोई एक विशेष स्थान है, जैसे कि मैं कहूँ कि राजस्थान में अगर जयपुर है, तो फिर सिर्फ जयपुर का ही देखूंगी। ठीक है, पूरे पूरे भारत का मानक समय नहीं देखूंगी। स्थानीय समय का मतलब यह है कि जो विशेष स्थान है ना, स्थान विशेष के संदर्भ में यह होता है। ठीक है, जब सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है। ठीक है, एक ही देश के अलग अलग शहर
जैसे कि पोरबंदर जो कि कहाँ पर था, गुजरात में था, और तिनसुकिया ये कहाँ पर था, असम में था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, असम में था। इसका स्थानीय समय जो था वो अलग अलग था और दोनों में हमने कितने घंटे का डिफरेंस पाया था, 2 घंटे का डिफरेंस हमने पाया था। बात आ गई समझ में। तो स्थानीय समय तो क्या होता है भाई, जो कि क्या होता है कि किसी स्थान विशेष का होता है और ये किस पर आधारित होता है, जब सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है। ठीक है, मानक समय क्या होता है, जो पूरे देश में एक रूपता बनाए रखने के लिए किसी देश के मध्य से गुजरने वाले यामोत्तर के समय को पूरे देश का मानक समय जो है वो मान लिया जाता है। ठीक है, ताकि देश में ऐसा ना हो कि जयपुर में तो बज रहे हैं 12, दिल्ली में बज रहे हैं 11, इस तरीके से नहीं होना चाहिए भाई, पूरे देश में एक ही तरीके का टाइम होना चाहिए। इस वजह से हम मानते हैं मानक समय को। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली और बेंगलुरु के अक्षांश जो है वो आपके हैं 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर। मतलब कि आपका दिल्ली का कितना है, ये तो है आपका दिल्ली का। ठीक है, 29 डिग्री जो है ये दिल्ली का है और ये आपका है बेंगलोर का। ठीक है, बेंगलोर का आपका कितना है, 13 डिग्री उत्तर। और उनका देशांतर जो है, तो इनका देशांतर जो है ये तो सेम ही है। देशांतर मतलब ये जो खड़ी लाइन है ना, ये तो इनकी सेम है, कितनी है, 77 डिग्री पूर्व, मतलब इसी दिशा में आएगा, और 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर इनका अक्षांश है। दोनों नगरों के बीच में स्थानीय समय का जो अंतर है वो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए स्थानीय समय का जो अंतर है वो देखिए, दोनों नगरों के बीच में स्थानीय समय में कोई अंतर नहीं होगा। अब आप बताइए क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए इस जो भी समय होता है ना, समय टाइमलाइन भाई किस चीज से डिसाइड होता है, देशांतर से डिसाइड होता है, अक्षांशों से नहीं होता। जब देशांतर ही सेम है दोनों देशों का, देशांतर ही वो बोल रहे हैं कि लगभग जो है वो 77 डिग्री पूर्व एक ही है, देशांतर एक ही है, तो टाइम में अंतर क्यों होगा, क्योंकि जो टाइम होता है वो देशांतर लाइन से डिसाइड होता है, ना कि अक्षांश से। अक्षांश अलग हो, थलग हो, एक हो, हमें कोई मतलब नहीं। अगर टाइम पूछ रहा है तो हमें देशांतर पर ध्यान देना है। ठीक है, स्थानीय समय जो है वो देशांतर पर निर्भर करता है, क्योंकि दोनों शहर जो हैं वो एक ही देशांतर 77 डिग्री पूर्व पर स्थित हैं, इसलिए उनका स्थानीय समय जो है वो एक ही समान होगा। बात आ गई समझ में यहाँ तक। ठीक है भाई, अब हमें बताना है सही और गलत में। ठीक है, हमें बताना है सबसे पहले अक्षांश के सभी समानांतरों की जो लंबाई होती है वो समान होती है क्या। बताइए जल्दी से भाई, मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया है, आपको पता होना चाहिए, बताइए। नहीं होती। ठीक है, लंबाई की बात कर रहा है भाई, अगर यहाँ पे दूरी आ जाती ना, अगर यहाँ पर दूरी लिखा होता कि दूरी समान होती है, तो मैंने आपको बताया था जितनी भी अक्षांश लाइन खींची जाती है इनके बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है, क्योंकि ये जो अक्षांश होती है ये समानांतर लाइन होती है। ठीक है, इनको हम समानांतर लाइन कहते हैं, इनके बीच की दूरी सेम होती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं तो ये जो वृत्त हैं ये छोटे होते जा रहे हैं। वृत्त छोटे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जो लंबाई है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए अक्षांशों के सभी समानांतरों की जो लंबाई है वो समान होती है, ये बात गलत है। विषुवत वृत्त जो होता है, भूमध्य रेखा, ये सबसे बड़ा वृत्त होता है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांशों के वृत्त जो है वो छोटे होते जाते हैं। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ये हो जाएगा गलत। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो समान नहीं होती है। देशांतर के एक यामोत्तर की जो लंबाई है, ठीक है, देशांतर के एक यामोत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। हाँ, ये बात तो सही है भाई, देशांतर की लंबाई मैंने बताया था आपको, ये कितना क्या होता है, अर्धवृत्त होता है, जबकि जो भूमध्य रेखा होती है वो क्या होती है, आपकी पूरा वृत्त होती है। ठीक है, सही है, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक की जाती हैं, जबकि भूमध्य रेखा पृथ्वी के चारों ओर एक पूर्ण वृत्त होता है। ठीक है, तो ये जो आपका है सेंटेंस, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट कथन क्या है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है, 90 डिग्री दक्षिण है। बिल्कुल सही बात है, अक्षांशों को अंशों में व्यक्त किया जाता है, अंश मतलब डिग्री। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री दक्षिण। अगर उत्तरी ध्रुव का अक्षांश पूछे तो उत्तरी ध्रुव में क्या आ जाएगा, 90 डिग्री उत्तर। ठीक है, इस तरीके से। असम में स्थानीय समय और IST मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर भारतीय मानक समय एक ही है, ये गलत बात है बिल्कुल भाई, क्योंकि असम में क्या होता है कि भाई 2 घंटे, लगभग 2 घंटे पहले, 1 घंटे 45 मिनट पहले जो है वहां पर क्या हो जाता है, सूर्य उदय हो जाता है, और सूर्यास्त जो है वो लगभग 2 घंटे पहले और बाद में होता है। तो इसलिए असम का स्थानीय समय जो है वो उसके देशांतर पर आधारित है, जबकि IST जो है वो भारत के मध्य से गुजरने वाली मानक यामोत्तर रेखा पर आधारित है। और ये जो रेखा है मध्य से गुजरने वाली, ये कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्व। बात आ गई समझ में। तो ये जो है क्वेश्चन आंसर आपके कथन वाले कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है भाई, समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर के यामोत्तर के समान होती हैं। देखिए, समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं कौन सी होती हैं, वो सब देशांतर के यामोत्तर के समान होती हैं क्या, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होती है, समय क्षेत्र की रेखाएं अक्सर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का
पालन करती हैं, ठीक है, और वे टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं सीधी और ध्रुवों को मिलाने वाली होती है। ये ऐसे बोले कि जितनी भी टाइमलाइन रेखाएं बनाई गई हैं वो देशांतरों के समान समान होती हैं, कि ऐसा नहीं है, उनको क्या किया है, क्षेत्र के अकॉर्डिंग मोड़ा गया है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। तो समानांतर तो तब होती जब वो बिल्कुल उनकी क्या सीधी खींचती, लेकिन सीधी तो होती नहीं है, तो इसलिए ये जो कथन है ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है, बिल्कुल है भाई, सही है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। ओके, तो ये जो है आपके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है, कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो बताना भाई, पहला जो चैप्टर है वो खलास हो गया है। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगे, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको लगे कि नहीं मैम ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ, तो हम फिर से समझाएंगे। वरना इसके अलावा हम जो है अपने सेकंड चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे, अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए। ओके बाय।